वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे एंड सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेबर वेलफेयर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। और जो लोग मेरी मिस्टेक्स बताते हैं कि आपने ये मिस्टेक की है इस वीडियो के अंदर, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है। सेकेंडली है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, या जो पहली बार चैनल पे आए हैं, तो वो लोग अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोस को, ताकि ये कंटेंट और लोगों तक भी पहुंच पाए। और कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है एचआर का टॉपिक है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज लेबर वेलफेयर के बारे में। ठीक है। लेबर वेलफेयर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे एंड अप्रोचेस पढ़ेंगे। ठीक है। इसको हम फुली पढ़ेंगे हिंदी के अंदर, मैं आपको बताऊंगी इसको। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा व्हाट इज। देखो, वेलफेयर क्या होता है आपने कई बार सुना होगा ना अपने आसपास भी। वेलफेयर शब्द तो शायद सबने सुना होगा। एक इसका बेसिक सा मीनिंग होता है भलाई। ठीक है। हम क्या करना कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कोई इंसान परेशान हो रहा है किसी चीज़ को करने में, अगर आप वहाँ पे खड़े हुए हैं, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं आपको। ठीक है। कंसेप्ट समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ। आप कहीं खड़े हुए हैं, एक इंसान है जो आप देख रहे हो कि वो परेशान हो रहा है कुछ सामान कैरी करने के लिए। ठीक है। उससे अकेले से हो नहीं रहा, तो आप वहाँ खड़े हैं, तो एज ए ह्यूमन बींग आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर्सन की हेल्प करें और उसको उस सामान को उठाने में उसकी मदद करें। ठीक है। तो ये होती है भलाई करना, कि अगर आप किसी को देख रहे हैं, अब आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा कि आप वहां जाओ और उस इंसान की मदद करो। ठीक है। लेकिन आपका खुद से जो एक ह्यूमैनिटी होती है, जो एक एक्ट ऑफ मैनकाइंड होता है, ठीक है, जो मानवता का जो एक फर्ज भी है कि हम लोग अगर देख रहे हैं कोई इंसान परेशान हो रहा है, चाहे हमें कोई कह रहा है चाहे हमें कोई नहीं कह रहा है इस चीज़ के लिए, लेकिन हम फिर भी जाएं और फिर भी हम उसके इंसान की मदद करें। ठीक है। उसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक एम्प्लॉयर देख रहा है कि उसके एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, या किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस बारे में लिखा नहीं हुआ है। ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं होता, देखो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जो नहीं भी आई होती, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो रह जाती हैं। ठीक है। तो कंपनी के अंदर और आप देख रहे हो कि एक आपका एम्प्लॉय है, उसको परेशानी होती है वहाँ काम करने के लिए। ठीक है। वो अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं है जहाँ वो काम करता है, उसको बहुत गर्मी लगती है, उसको पंखे की सुविधा नहीं है, तो एज ए ह्यूमन बींग भी आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको पंखे की सुविधा उपलब्ध करवाएं। और इससे क्या होगा, इससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जब आप उसको एक इंसान जो गर्मी में काम कर रहा है और एक इंसान जब आप उसको कोई पंखा प्रोवाइड करवा देंगे, फैन प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो इंसान है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो और भी अच्छी हो जाएगी और वो ज़्यादा देर तक काम कर पाएगा। ठीक है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो इसी तरह एक एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखे, उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखे कि वो उनको अच्छे से प्रोवाइड करवाए। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो आईएलओ के अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर वेलफेयर में बी अंडरस्टूड एंड इंक्लूडिंग सच फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज which may be established in vicinity of undertaking to enable the persons employed therein to perform work in healthy and congenial surroundings and to provide them with amenities conducive to good health and high moral। इसका क्या मतलब है? देखो, इसमें बताया गया है इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लेबर वेलफेयर क्या है। ये कहता है कि इसमें सभी वो फैसिलिटीज़, वो सभी सुख सुविधाएं इंक्लूड होती हैं जो किसी पर्सन को, जो वहाँ पे एम्प्लॉयड जो काम कर रहा है जो पर्सन, उसको हेल्दी और एक अच्छा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करवा सके। ठीक है। और इससे क्या होगा, इन सुख सुविधाओं की वजह से जो वो पर्सन है उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो उसका मोरल भी क्या होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये एक जिम्मेदारी होती है किसी एम्प्लॉयर की कि वो हर अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखे, उसे वो हर बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए उसके पास, जिससे वो अच्छे से काम कर सके। और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये आपको इजीली समझ आएगी। ये आर्थर जेम्स टोड ने दी है डेफिनेशन। इसमें लिखा हुआ है, लेबर वेलफेयर मीन्स एनीथिंग डन फॉर द कंफर्ट and improvement intellectual and social of the employees over and above the wages paid which is not a necessity of the industry। इसके अंदर क्या लिखा है कि वो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी हम जो वेज पे करते हैं वो तो करते हैं, वो तो देखो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि आपको इतनी मिनिमम वेज किसी को पेड करनी है, वो तो हम कर ही रहे हैं।
उससे अलग, जो कि ज़रूरी नहीं है करना, जो हमें किसी ने कंपल्सन नहीं किया हुआ है एम्प्लॉयर को कि आपको वो चीज़ देनी ही है किसी एम्प्लॉय को, तो जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो उससे अलग, जो हम सैलरी पे करें उससे अलग, जो हम सुख सुविधाएं देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को जो सुख सुविधाएं देते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, लेबर वेलफेयर बोलते हैं। और ये किसने कहा है, आर्थर जेम्स टोड ने बोला है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आ गई होंगी दोनों डेफिनेशंस। तो आप देख लेना इनमें से कौन सी आपको ईजी लगती है। अब हम बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की, कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं। इसमें पहला आता है पुलिसिंग अप्रोच, नेक्स्ट आता है रिलीजियन अप्रोच, नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिक अप्रोच, देन पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, नेक्स्ट पब्लिक रिलेशंस अप्रोच, नेक्स्ट है फंक्शनल अप्रोच एंड देन है सोशल अप्रोच। तो आइए हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा पुलिसिंग अप्रोच। देखिए पुलिसिंग अप्रोच के अंदर क्या बताया गया है, इस अप्रोच के अंदर बताया जाता है कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो ट्राई करती है एक्सप्लॉइट करने का अपने वर्कर्स को हर पॉसिबल वेज में, ठीक है, जैसे भी वो कर सकती है एक्सप्लॉइटेशन। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि लेबर है, ठीक है, उसका जो काम करने का टाइम फ्रेम है वो है 8 घंटे का, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो क्या करवा रहा है, उससे 10 घंटे काम करवा रहा है और उसको वेज कितने घंटे की दे रहा है, सिर्फ 8 घंटे की दे रहा है। तो इसको बोलता है एक्सप्लॉइटेशन करना, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम से ओवरकमिंग होने के लिए लेजिस्लेशन आर इनेक्टेड अकॉर्डिंग टू विच द मैनेजमेंट्स आर कंपेल्ड टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू वर्कर दीज बेसिक। और हाँ, और उसको जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको अच्छी सुख सुविधाएं भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटेशन यही होता है कि हर तरीके से, इसमें लिखा हो ना इन ऑल पॉसिबल वेज, कि हर तरीके से वो उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है और साथ में उसको बेसिक सुख सुविधाएं भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा। तो इसी प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए कुछ लेजिस्लेशंस, मतलब कुछ कानून बनाए गए हैं जिनके अनुसार मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना वर्कर को। उनमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे क्रंचेस हो गया, कैंटीन हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फेयर वेज पॉलिसी होगी, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तो ये कहता है हमारा पुलिसिंग अप्रोच, ठीक है, कि मैनेजमेंट अपने वर्कर को एक्सप्लॉइट ना कर सके, इसके लिए कुछ एक्ट बनाए हुए हैं जिनके अनुसार ये जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की बेसिक एमिनिटीज़ का अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीजनल अप्रोच की। इस अप्रोच के अंदर बेसिकली 2 कनोटेशंस है इस थ्योरी के अंदर। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट एंड नेक्स्ट है अटोनमेंट एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट जी, अटोनमेंट एस्पेक्ट की और इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट की। अटोनमेंट एस्पेक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इट इज डिफाइंस एज द प्रेजेंट डिसेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन आर द रिजल्ट ऑफ द सिंस कमिट बाय हिम प्रीवियसली, ही शुड अंडरटेक टू डू गुड डीड्स नाउ टू कंपनसेट ऑफ हिज सिंस। ये क्या बोलता है, जो अटोनमेंट एस्पेक्ट है, कि जो भी आज हमारी दशा है, ठीक है, या जो भी हमारी आज डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो भी हमारी कमजोरी है आज, वो किसका रिजल्ट है, जो कर्म हमने, जो बुरे कर्म हमने पहले किए हैं, कमिट किए हैं, ठीक है, जो पास्ट में हमने कमिट किया, तो जो प्रेजेंट हमारी सिचुएशन है वो हमारी जो पास्ट के कर्म है उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये अटोनमेंट एस्पेक्ट कहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक एम्प्लॉयर इससे ही इंस्पिरेशन लेके वो क्या चाहता है कि अब वो अच्छे काम करे, ताकि उसको जो उसने पहले जो बुरे काम किए हैं उससे को वो कंपनसेट कर सके। अब हम जैसे पहले पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छा लाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमने जो पहले गलतियां की हैं उनको सुधार के हम प्रेजेंट में उनको सुधार सकते हैं और अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अटोनमेंट एस्पेक्ट कहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक एम्प्लॉयर सोचता है कि मान लो उसने पहले एम्प्लॉयज़ को बेसिक सुख सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवाई, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं प्रोवाइड करवाया, इसकी वजह से उसके बहुत से जो एम्प्लॉयज़ थे वो बीमार पड़ गए, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो कोशिश करेगा कि अब वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवा सके, जिससे वो पहले करे हुए जो उसके बुरे कर्म हैं उनकी वो भरपाई कर सके, ठीक है, कंपनसेट। दैट इज द अटोनमेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट। इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द फ्रूट ऑफ टुडेज डीड विल बी रीअप्ड टुमारो, एनी एक्शन गुड और बैड इज देयरफॉर ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ दिस बिलीव सम एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइज फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स। तो इसके अंदर ये क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर ये उसका उल्टा है, ये बताता है कि आज हम जो भी अपने अच्छे काम कर रहे हैं उसका हमें फल फ्यूचर में जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आज हम मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट मिल के ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग मेहनत करते हैं और हमें उस चीज़ का रिजल्ट बुरा मिले, ठीक है, हमें अच्छा रिजल्ट जरूर मिलता है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट। इसके अंदर आप ये समझ रहे होंगे इसकी लाइन से, ठीक है। इसी बिलीफ को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयर चाहता है कि वो अपने वर्कर के लिए अच्छी फैसिलिटीज उपलब्ध करवाए, ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और उसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो और जो उसकी जो इम्प्रेशन है वर्कर के ऊपर वो भी अच्छा हो, ठीक है। तो
होप आपको समझ आ गए होंगे दोनों एस्पेक्ट अच्छे से। एक अटोनमेंट एस्पेक्ट होता है, नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है फिलेंथ्रोपिक अप्रोच। फिलेंथ्रोपी क्या होती है, बता सकता है कोई? अच्छा, जिसको पता है ना फिलेंथ्रोपी क्या होती है वो सब लोग कमेंट में लिखना। फिलेंथ्रोपी क्या होती है? मानवता। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है ह्यूमैनिटी, मानवता। ठीक है, तो ये अप्रोच क्या कहता है? इट मीन्स अफेक्शन फॉर मैनकाइंड। इट रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ गुड वर्किंग कंडीशंस, crèches and canteens out of pity on the part of the employers who want to remove the disabilities of the worker. Example, student hostels, donation to religious and educational institutions और drinking facilities etc. जैसे मैंने बता ही दिया फिलेंथ्रोपी क्या होती है, ये होती है मानवता। तो ये अप्रोच हमें क्या दिखाता है? इसका मीनिंग होता है अफेक्शन फॉर मैनकाइंड। ठीक है, तो ये हमें बताता है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसी मानवता को एक एज ए ह्यूमन बींग, ठीक है, एज ए गुड ह्यूमन बींग, जो एम्प्लॉयर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि वो अपने वर्कर्स को उन पे दया करता है, मतलब ये उनकी, वो अपने आप को समझता है कि एज ए ह्यूमन बींग ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं सबके प्रति दया भावना रखूं। ठीक है, तो उसके चलते वो अपने वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशंस, अच्छी कैंटीन्स, क्रैचेस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जिससे जो भी वर्कर्स हैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये होता है हमारा फिलेंथ्रोपिक अप्रोच। और ये मैंने इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डोनेट करना, स्टूडेंट हॉस्टल्स प्रोवाइड करवाना। तो ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? फिलेंथ्रोपिक अप्रोच के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। अब ये क्या कहता है? इसको ट्रस्टीशिप भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। इन दिस थ्योरी द प्रॉपर्टी विच इज होल्ड बाय एम्प्लॉयर or industrialist can be used or abused as he like or she likes, is not entirely his or her own. He or she hold it for his or her use, but also for the benefit of his or her workers. The trusteeship is not actual and legal, but it is moral. ये क्या कहना चाहता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, कहना चाहता है कि जो भी प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, वो बेशक एक्चुअल में वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसने खरीदी है, लेकिन वो अकेले की उसकी नहीं है प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके अंदर अगर लेबर नहीं होंगे, एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, तो एम्प्लॉयर अकेला तो कर नहीं सकता कुछ भी। ठीक है, तो उसमें सबका योगदान होता है। तो उसका क्या यूज़ करना है, उससे जो आपको कमाई हो रही है, अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो आपको उसको सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये होता है पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, कि जो भी हमने प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है, मे बी वो हमारी है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ हमारा हक नहीं होता कि हम इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमें ध्यान में रखना होता है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके सहयोग से एक इंसान कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। बहुत सारे लोगों का जब सहयोग होता है तब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है, तभी उसे प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके चलते उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उन लोगों की सुख सुविधाओं का, उन लोगों के अच्छे जीवन का वो भी ध्यान रखे। ठीक है, तो ये होता है हमारा पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। अब बात करते हैं हम पब्लिक रिलेशन अप्रोच के बारे में। पब्लिक रिलेशन अप्रोच क्या कहता है? इस अप्रोच के अंदर जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाई जाती है टू क्रिएट ए गुड इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द वर्कर्स एंड पब्लिक्स, पर्टिकुलरली द लेटर। तो इस अप्रोच के अंदर क्या होता है कि एक गुड इंप्रेशन बनाने के लिए वर्कर के माइंड पे और स्पेशली पब्लिक के माइंड पे गुड इंप्रेशन बनाने के लिए एक एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल वही क्लीन एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, गुड कैंटीन, क्रंचेस एक्सेट्रा मेक ए गुड इंप्रेशन ऑन वर्कर, विजिटर्स and public. Some employers are proudly take their visitor round the plant to show well they have organized the welfare activities। मतलब अब देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप विजिटर्स को एक प्राउड के साथ लेके जाएंगे दिखाने के लिए कि देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है और कितना अच्छा हमारा काम हो रहा है। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये क्या कहता है? ये गुड इंप्रेशन, जो विजिटर्स आते हैं, जो पब्लिक है, उसके दिमाग पे गुड इंप्रेशन डालने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो सोचता है कि वो अच्छे से अच्छी हर सुख सुविधा अपने एम्प्लॉयज़ को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, ये होता है पब्लिक रिलेशन अप्रोच। नेक्स्ट है फंक्शनल अप्रोच। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। इसको एफिशिएंसी थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाती है वर्कर को मोर एफिशिएंट, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल है गुड वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर फूड एक्सेट्रा मेक देम मोर एफिशिएंट। मतलब ये क्या है? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने जो वर्कर है उनका अच्छे से ध्यान रखता है, उनको हर सुख सुविधा देता है, काम करने के लिए एक अच्छा वातावरण देता है, तो इससे क्या होता है, जो उनकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। एक पर्सन है जो बहुत ही मुश्किलों के अंदर काम कर रहा है, एक पर्सन है जो सुख सुविधाओं के अंदर काम कर रहा है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो इतना थकेगा नहीं, वो उससे कम थकेगा दूसरे पर्सन से। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनल अप्रोच की वो ध्यान में रखता है कि अगर मैं उनको अच्छी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करवाऊंगा एम्प्लॉयर, तो मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अप्रोच की, दैट इज कॉल्ड सोशल अप्रोच. दिस थ्योरी implies that a factory is morally bound to improve the conditions of the society in addition to improve the condition of its employees. कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस सोसाइटी के अंदर वो है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिस सोसाइटी के अंदर है, तो उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए भी सोचे, ठीक है, अपने वर्कर की कंडीशन के साथ साथ अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचे, ठीक है, जो आपके आसपास जहाँ आपने ऑर्गेनाइजेशन लगाई हुई है वहाँ जो आसपास लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार देने के बारे में सोचे. तो ये होता है सोशल अप्रोच. ठीक है, तो होप आपको सभी अप्रोच अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी नहीं आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर वेलफेयर. इंपॉर्टेंस अब आप खुद भी लिख सकते हैं, बहुत ईजी है. देखिए, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी वीडियो के अंदर ये आपको बताया है कि इससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होगी. नेक्स्ट है एनहांसिंग द मोरल ऑफ द वर्कर. हाँ, अगर आप उनको अच्छी सी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करवाओगे, अच्छा वर्किंग कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है, उनका साथ दोगे, उन्हें एक ऐसी फीलिंग दोगे कि आप उन्हें अपना समझते हो, आप उन्हें एज ए ह्यूमन बींग ही ट्रीट करोगे, ना कि एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह. एज ए ह्यूमन बींग आप जब उनको ट्रीट करोगे तो उनका जो मोरल है वो अपने आप ही इंक्रीज होगा. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ बिलोंगिंग. सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या होती है, मतलब उसे लगेगा कि हाँ मैं भी इसका पार्ट हूँ और मेरे साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है, और वो अपनी कंपनी को एज ए परिवार लेके चलेगा, एज ए फैमिली लेके चलेगा. उसको लगेगा कि मैं एक अपनी फैमिली का हिस्सा हूँ, ना कि किसी कंपनी के अंदर मैं नौकर हूँ. ठीक है, तो इस तरह की फीलिंग भी उनके अंदर डेवलप होगी. नेक्स्ट है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट है इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ वर्कर्स. नेक्स्ट है इनकरेज हेल्दी एंड कोर्डियल रिलेशनशिप्स. तो होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा हमारा आज का लेक्चर. आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि क्या होता है लेबर वेलफेयर. उसके बाद हमने सभी अप्रोचेस को डिस्कस किया. नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी. तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.